स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको अपनी तैयारी स्मार्टली करनी चाहिए। आपके पास जितना भी टाइम रह गया है कोशिश करो कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लो, ताकि एंड टाइम में आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा मटेरियल आपके पास पहले से मौजूद हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास मैट्रिक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी इस चैप्टर के, बल्कि मैं आपको इनका आंसर भी बताऊंगी विथ डायग्राम की मदद से हम जब समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट मजीद आसान हो जाएगा। सही, बायोलॉजी की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सही है, वैसे तो हम अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सेकंड चैप्टर में हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपने अपना कितना टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने होम्योस्टेसिस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहले हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन सी यानी डिटेल आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिफाइन एक्सक्रीशन, यानी हमने एक्सक्रीशन बताना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है इन एनिमल्स की बॉडी में एक्सक्रीशन क्या है। नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, साथ में ही उस ऑर्गन का नाम बताना है जो कि क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है ऑफ एनी 3 एनिमल्स, किसी भी 3 एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम भी बताने हैं। ये सवाल एग्जैक्ट इसी तरीके से पूछा गया था 2023 में। सही, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बाज़ दफा सेपरेट अलग भी पूछी जाती है और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के साथ ही इसके साथ ही कोई सवाल लग कर भी पूछा जाता है। सही, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को मैंने जोड़ा है इस सवाल के साथ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताने। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसी भी 3 एनिमल्स का पूछा गया था 2023 में। ठीक है, सवाल समझ आ गया कि हमने एक्सक्रीशन को बताना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है एज अ डेफिनेशन। साथ में हमने एनिमल्स में किसी 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम बताना है, यानी 3 एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताना है। सही है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, तो आ जाओ आंसर की तरफ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, और यहीं पर हम जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम भी बनाएंगे। सही है, अच्छा इस सवाल में तो वैसे डायग्राम नहीं आती, इसमें डायग्राम की नीड नहीं है। सही है, कोई मुनासिब डायग्राम नहीं है जो इसमें बनाई जाए, लेकिन आगे क्वेश्चंस में जब डायग्राम आएगी तो हम उसमें प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। ओके, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की स्टूडेंट की, एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन बेसिकली आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी है किसकी, एक्सक्रीशन की। हेडिंग्स लगाया करो। सही, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हेडिंग्स नहीं लगाते, हेडिंग्स लगाया करें। हेडिंग से ना आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और साथ ही साथ चेकर के लिए आसानी होती है, और जब चेकर के लिए आसानी होगी तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। सही है, तो हमने सबसे पहले हेडिंग लगा दी एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन होता क्या है स्टूडेंट, इन एनिमल्स की बॉडी में, इन एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन एनिमल्स। अच्छा यहाँ एक्सक्रीशन भी आएगा, इन एनिमल्स एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, इस प्रोसेस में प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इसमें क्या होता है बेसिकली रिमूव हो रहा होता है। बेसिकली क्या रिमूव होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है स्टूडेंट, वो वेस्ट रिमूव हो रहा होता है, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, अगर हम बात करें उस वेस्ट की जो हमारी बॉडी के अंदर है और वो बॉडी से निकलेगा, तो जैसे कि यूरिया, ठीक है यूरिया है, ठीक है कार्बन है। अच्छा कार्बन कौन सा कार्बन स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड।
सही, क्योंकि एनिमल्स की बात की गई है ना, तो प्लांट में तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट है, इसको निकाला जाएगा बॉडी से, सही। एंड एक्सेस सॉल्ट, ठीक है, एक्सेस सॉल्ट भी वेस्ट है हमारे लिए। अब इसको कहां से निकाला जाएगा? फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी से निकाला जाएगा। सो एनिमल्स, इन एनिमल्स एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें रिमूविंग ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहा है, और वो रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है क्या? यूरिया, यूरिक एसिड भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, और इमोनिया गैस भी। कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस सॉल्ट, ये मुनासिब है, ये लिख दिया हमने, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकाला जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, सही है। तो जैसे हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा स्वेट रिलीज हो रहा है, या हम जब यूरिन पास आउट करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो जो रिमूव हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। इन एनिमल्स बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, सही है स्टूडेंट। अच्छा, आगे सवाल में यही लिखा था कि एनिमल्स में हमने कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताने हैं, N3 एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी उन ऑर्गन्स के नाम बताने हैं जो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं, सही है। तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता रहे हैं हम लिख देंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके हैं स्टूडेंट? एनिमल्स के। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ N3 एनिमल्स पूछा गया था, तो हम किसी 3 एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताएंगे। अब जैसे हम सबसे पहले अगर ह्यूमन का बताएं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी किस में आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हमारे पास होता है किडनी, किडनीज, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज। अच्छा, दूसरा एनिमल्स हमारे पास है जैसे कि अर्थवॉर्म, सही। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है स्टूडेंट, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है निफ्रीडा, ठीक है, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या नाम है? निफ्रीडा। अर्थवॉर्म निफ्रीडा से क्या करते हैं? अपने बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं, इसको स्ट्रेट लिख देते हैं, सही, निफ्रीडा। इस निफ्रीडा स्ट्रक्चर से अर्थवॉर्म अपना वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट स्पेल आउट करते हैं, यानी बॉडी से निकालते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो है कॉकरोच, सही है। कॉकरोच जो होते हैं इनकी बॉडी से एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, और इसी स्ट्रक्चर से अपना ये वेस्ट मटेरियल निकालते हैं कॉकरोच, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। इसमें डायग्राम की ना ही कोई नीड है और ना ही इसकी कोई ऐसा मुनासिब डायग्राम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बना नहीं सकते हैं, और ना ही हमारी बुक में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की डायग्राम दी गई है, तो पेपर में डायग्राम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की नहीं आती, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, कि एक्सक्रीशन है क्या। एक्सक्रीशन, एनिमल्स में एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव किया जाता है अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मदद से। सवाल में किसी 3 एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पूछे गए थे, तो हमने ह्यूमंस का बताया किडनीज, अर्थवॉर्म का जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेफिडीरा कहते हैं, और कॉकरोच का एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है मेलाफियन ट्यूबली, उस ट्यूब से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको रिमूव आउट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास पहला सवाल और उसका आंसर, सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन होम्योस्टेसिस, यानी आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बतानी है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, सही है। साथ में इसी सवाल के एक दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, दैट इज राइट 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि आपने होम्योस्टेसिस के 3 अहम एस्पेक्ट्स बताने हैं, सही है। एस्पेक्ट से मुराद क्या है? होम्योस्टेसिस के 3 प्रोसेस बताने हैं, यानी 3 वो ऐसे
प्रोसेस, ऐसे अमल बताने हैं जो कि मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं होम्योस्टेसिस को। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एस्पेक्ट्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम समझें होम्योस्टेसिस को कि होम्योस्टेसिस है क्या, बोर्ड एग्जाम में सवाल इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो इस तरीके से वर्डिंग आगे पीछे करके सवाल आ सकता है। सही है, बस आपको होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप उसको इजीली डिफाइन कर सको, एज वेल एज उसके एस्पेक्ट्स, प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, आसान करके समझेंगे। सही है, तो अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की, सो द होम्योस्टेसिस, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे होम्योस्टेसिस। सही है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाई स्टूडेंट, होम्योस्टेसिस की हेडिंग। होम्योस्टेसिस क्या है, अब इसको डिफाइन करते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस बेसिकली इज द, होम्योस्टेसिस एक एबिलिटी है, इज द एबिलिटी। ठीक है, किस चीज की एबिलिटी, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, सॉरी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, ताकि वो क्या करे, टू मेंटेन अ स्टेबल, एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। सही है, साथ साथ आंसर लिख लें, फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सही है, अच्छा आगे लिखा है डिस्पाइट चेंजेस। अभी किस तरीके के चेंजेस होंगे इनको अभी हम देखते हैं, इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सही है, सही है, तो ये मैंने लिखी है होम्योस्टेसिस की सादा और आसान सी, सिंपल सी डेफिनेशन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी वर्ड लिखी हुई है जो आपको याद ना रहे, बिल्कुल आसान और सादा वर्डिंग में हमने छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है होम्योस्टेसिस की। राइट, इसको हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है। सो द होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एक ऐसी एबिलिटी है, यानी एक ऐसी सलाहियत है, किसकी सलाहियत, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जानदार की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, या चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत रखी है, एबिलिटी रखी है कि वो अपने इंटरनल, अंदरूनी इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं या स्टेबल करते हैं, मेंटेन करते हैं। सही है, किस लिए मेंटेन करते हैं, किस लिए स्टेबल करते हैं, ताकि जो डिस्पाइट चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बाहर के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिहाज से। सही है, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सही है, अब ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली, अब इसको सादा अल्फाज में डेली लाइफ में अगर समझे, जैसे देखें अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फैन ऑफ है, मेरी बॉडी को गर्मी महसूस हो रही है, गर्म लग रहा है इन्वायरमेंट। सही है, तो मेरी बॉडी से स्वेट रिलीज हो रहा है। अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, इसलिए ताकि ये बाहर के इन्वायरमेंट में जो चेंज है उस लिहाज से अपना इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके, स्टेबल कर सके। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। सही है, तो जब हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो आपने देखा है कि हमारे हेयर्स कैसे रूंगटे हमारे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी शिवरिंग, इस तरह हम कांपना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। क्यों, इसलिए कि हमारी जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी, उसका इन्वायरमेंट और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है। सही है, तो हमारी बॉडी फौरन अपने आप को हीट वार्म अप करने की, गर्म करने की कोशिश करती है, इसलिए हमें शिवरिंग होती है। ठीक है, हम कांपना शुरू कर देते हैं, शिवरिंग होती है। तो ये बेसिकली सिग्नल्स होते हैं, ये चेंजेस होते हैं, इसी चेंज को हम स्टिमुलस भी कहते हैं। सही है, तो ये चेंज क्यों होते हैं, ताकि बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से बॉडी अपने आप को बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके, और इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सही,
अच्छा, अब होम्योस्टेसिस के अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो वो हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, सही है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सही है। अब ये एस्पेक्ट्स किस चीज के हैं? 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, सही है। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे हम होम्योस्टेसिस की। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स है, सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वो 3 एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, थर्मोरेगुलेशन, सही है। थर्मोरेगुलेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरी बॉडी वार्म हो रही है, गर्मी महसूस कर रही है, फैन ऑफ है, तो स्वेटिंग रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी थर्मोरेगुलेशन, व्हिच मींस द बॉडी टेम्परेचर, राइट, कि बॉडी अपने टेम्परेचर को बैलेंस और मेंटेन करना चाह रही है इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा थर्मोरेगुलेशन, व्हिच मींस मेंटेनिंग, इसको हम लिख सकते हैं मेंटेनिंग। अब यहाँ पर क्या मेंटेन किया जा रहा है? बेसिकली यहाँ पर मेंटेनिंग हो रही है किसकी? बॉडी टेम्परेचर की, सही है। ठीक है स्टूडेंट, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना कहलाता है थर्मोरेगुलेशन, जो कि पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन, सही। अब ये ओस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? ओस्मोरेगुलेशन में बेसिकली कंट्रोलिंग की जाती है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, सही है। वाटर की अमाउंट को बॉडी के अंदर कंट्रोल किया जाता है इन द बॉडी, कहां पर? बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, तो वो हमारे पास कहलाता है ओस्मोरेगुलेशन, सही है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड दी एक्सक्रीशन, सही है। और एक्सक्रीशन वही जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से स्पेल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, सो दैट इज कॉल्ड दी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी एक एस्पेक्ट है किसका? होम्योस्टेसिस का, सही है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सक्रीशन, सही है। और एक्सक्रीशन में हम क्या लिखेंगे? एक्सक्रीटिंग हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल मटेरियल, ठीक है। हार्मफुल भी लिख सकते हैं आप और वेस्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स या वेस्टफुल, ठीक है। आप वेस्टफुल भी लिख सकते हो और हार्मफुल भी लिख सकते हो। हार्मफुल प्रोडक्ट, वेस्टफुल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। So excretion, osmoregulation and the thermoregulation are the 3 most important aspects। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी का होम्योस्टेसिस नॉर्मल और बैलेंस, फिगर आउट रहता है, सही है। नाउ स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर होम्योस्टेसिस का जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा गया है व्हाई इज स्किन कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है? कंसीडर एज से मुराद है कि क्यों इसको कंसीडर किया जाता है, यानी माना जाता है, कहा जाता है, सही है। तो हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी की जो कंप्लीट स्किन है, अच्छा, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो हमारा स्किन है, सही। ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्किन जो है ना वो ऑर्गन में नहीं आता, स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ऑफ कोर्स स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन स्किन को हम एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं, और स्किन जो है ये कंसीडर की जाती है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम किसको कहते हैं?
उस ऑर्गन को जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं उस प्रोसेस को। और जो बॉडी ऑर्गन उस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करेगा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएगा। सो स्किन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। व्हाई, क्यों? सही है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों करा जाता है। साथ में ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्किन, इसी के साथ जोड़ के एक और सवाल पूछा है कि आपने ड्रॉ करना है, यानी डायग्राम बनानी है, किसकी? लेबल डायग्राम बनानी है भाई, स्किन की। स्किन की डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी हम साथ में ड्रॉ करेंगे, साथ में इसको लेबल करेंगे। अच्छा, ये सवाल 2022 और 2025 में पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हो कि पहले 22 में, उसके बाद 22 के बाद डायरेक्ट 25 में, विच मीन्स कि 2027 में इस सवाल के आने के चांसेस रेशियो ज्यादा है। सही। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम स्किन को कंसीडर करते हैं, क्यों? पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। सही है, तो चलो आंसर लिखते हैं सबसे पहला कि क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है स्किन को। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट, किसकी? स्किन की। एक सेकेंड, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्किन की। हम स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लगाएंगे स्किन की हेडिंग, स्किन। अच्छा, अब हम लिखते हैं कि स्किन को कंसीडर किया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलो इन पे लिखते हैं, द स्किन इज कंसीडर्ड, स्किन को कंसीडर किया जाता है एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट हेल्प, क्योंकि ये मदद देता है, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। कहां से? बॉडी से रिमूव करने में, ठीक है। अब ये बॉडी से किस तरह रिमूव करने में मदद देगा? थ्रू स्वेट। सही है। अच्छा, आगे लिखा है स्वेट ग्लैंड इन द स्क्रीन। अब ये जो स्वेट होते हैं स्टूडेंट, ये स्वेट कहां से आते हैं? स्वेट ग्लैंड से आते हैं। इसको हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें समझ आएगा स्ट्रक्चर, स्वेट ग्लैंड कहां पर है और किस तरह एक्सक्रीट हो रहे हैं। सही है। अच्छा, स्वेट एक्सक्रीट होगा स्वेट ग्लैंड से इन द स्किन, इन द स्किन यानी स्किन के अंदर। सही, बाहर नहीं, अंदर। एक्सक्रीट वाटर, और ये वाटर के साथ एक्सक्रीट होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या एक्सक्रीट करेगा? सॉल्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अच्छा, सॉल्ट भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, इसीलिए स्मेलिंग भी होगी। सही है, इसको प्रॉपर समझते हैं कि इसमें होगा किस तरीके से, ठीक है। अमाउंट्स ऑफ यूरिया, दिस प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूव करता है वेस्ट को, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। सही, साथ ही साथ रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है स्टूडेंट। चलो समझते हैं हमने क्या लिखा है। लिखा है कि स्किन को
कंसीडर किया जाता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज, क्योंकि इसलिए कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट क्योंकि बेसिकली ये मदद देता है, हेल्प करता है रिमूव करने में, हटाने में वेस्ट सब्सटेंस को फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी से ये वेस्ट सब्सटेंस कैसे रिमूव होगा? थ्रू स्वेट ग्लैंड। अब हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग रिलीज होती है, जो स्वेट रिलीज होता है, ये स्वेट रिलीज होता है बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड, जैसे कि ऑयल ग्लैंड होते हैं, ऑयल रिलीज होता है। कुछ लोगों की स्किन आपने देखा है बहुत ज्यादा ऑयली होती है, ठीक है, सीबम जो है, ऑयल्स जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है स्किन से, इसीलिए उनको ज्यादातर पिंपल्स होते हैं, सही है। तो ऑयली स्किन जो होती है क्योंकि उसमें ऑयल ग्लैंड जो है यानी सेबेशियस ग्लैंड जो है, सीबम ग्लैंड जो है वो ज्यादा है, सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो सब रीजन है ग्लैंड्स की वजह का। ग्लैंड से ये ऑयल और ये सीबम, ये बेसिकली जो स्वेट है ये सब रिलीज हो रहा होता है, सिक्रीट होता है, सही है। अब स्किन को कंसीडर किया जाता है एज अ स्क्रीटरी ऑर्गन क्योंकि स्किन में हमारी जो स्वेटिंग है वो उस स्किन की मदद से ही तो क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। और जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है तो बज़ाहिर तो हमें बहुत इरिटेटिंग लगता है, बुरा लगता है, स्मेल भी आती है, बट हमारी स्किन से जो स्वेट रिलीज होता है स्टूडेंट, इसके पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका बड़ा फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जो स्वेटिंग होती है, एक तो जब वो रिलीज होती है तो हमारी बॉडी को वो कूलिंग इफेक्ट देता है जो कि थर्मो रेगुलेशन में मदद दे रहा होता है, सही। दूसरा रीजन ये होता है कि जो स्वेट रिलीज होता है इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ, हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिलीज होता है, सही है। तो हमारी बॉडी के जो आप ये कह लो जर्म्स हैं, ये चीजें हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो रही बल्कि निकल रही है। तो हमारी बॉडी से जो स्वेट रिलीज होता है बज़ाहिर देखने में तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बुरा लगता है, लेकिन वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए होता है। तो हमारे पास स्किन वेरी फर्स्ट एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी की, सही है। इसके साथ ही स्किन को कंसीडर किया जाता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, व्हिच मींस कि वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीशन होगी, सही है। तो वो किस तरह होती है? एज अ स्वेट की फॉर्म में, ठीक है, स्वेट की सूरत में। अब ये जो स्वेट है ये रिलीज कहाँ से होते हैं? स्वेट ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो कि स्किन के अंदर एक्सक्रीट करता है। अब ये जो सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है, ये वाटर को, सॉल्ट को और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी साथ निकालता है, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प, अब ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा अमल मदद देता है इन रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस को, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, एंड ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कूलिंग इफेक्ट देना, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, तो साथ ही साथ रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, सही है। इसीलिए हम स्किन को कंसीडर करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ आए कि कहाँ पर स्किन के जो है ना वो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कितनी उसमें लेयरिंग होती है स्किन की, सही है। तो मैं भी ड्रॉ करूंगी, आप भी साथ साथ पेपर पेंसिल उठाओ और स्किन की डायग्राम ड्रॉ करो, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में स्किन की डायग्राम पूछी जाती है, तो लेबल डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझ के आपने भी ड्रॉ करनी है और लेबलिंग भी करनी है, सही है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये आंसर मैं हटा रही हूँ, चलो स्किन की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले लिख देते हैं, बना क्या रहे हैं हम? ह्यूमन स्किन बना रहे हैं, सही है। हम ह्यूमन स्किन ड्रॉ करेंगे, लेबल। तो स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक बॉक्स नुमा, 3D बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, सही है। तो स्किन के लेयरिंग को समझने के लिए एक 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसको हाउस मत समझिएगा, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते थे ना छोटे में, आपने ड्रॉ किया हो अगर कभी, तो हम ये हाउस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम स्किन ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको सेट,
सही है। ये हमारे पास हो गई स्किन का थोड़ा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, हेयर है। जो हमारे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ ऊपर वाली सरफेस में हेयर्स है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल डेप्थ तक, नीचे तक ये हेयर्स जा रहा होता है। इनकी लास्ट लेयर तक ये जो हेयर्स होते हैं ये होते हैं। सही है, इसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, चलो अब आगे का स्ट्रक्चर। और ऊपर वाली, ये हमारे पास सबसे ऊपर वाली क्या है, सरफेस है। सबसे ऊपर वाली सरफेस है स्किन की, जो हमें नजर आ रही होती है, और हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्किन का नहीं देख सकते, उसकोपिक स्ट्रक्चर है। सही, तो हमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में इस तरह नॉर्मली क्या नजर आ रहे होते हैं, हेयर्स नजर आ रहे होते हैं, राइट, ऐसे ही है। चलो, तो ये हो गए हमारे पास बिल्कुल टॉप वाली लेयर। ठीक है, अपर लेयर सबसे ऊपर। अच्छा, उसके बाद ही इसके कुछ हमारे पास डिफरेंट लेयर स्टार्ट हो जाती है, और इन लेयर का अपना डिफरेंट फंक्शन है। सही है। अच्छा, इसके नीचे बिल्कुल लास्ट में ना नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग से क्या मुराद कि यहाँ पर कुछ आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, और जिनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट लेयर है हमारे पास स्किन की, बिल्कुल लास्ट वाली लेयर, और यहीं पर ही हमें नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट लेयर है स्किन की। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो है ना हाइपोडर्मस की लेयर कहलाती है, हम इसको लेबल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के, नर्व्स के, यानी न्यूरॉन्स देखने को मिल रहे होते हैं, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। सही है, इसी तरीके से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल बारीक कैपिलरीज होती हैं, वेजल्स होती हैं, ठीक है, वो हमें देखने को मिल रही होती है। सही, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरीके से ये पूरे स्किन में वेन्स, आर्टरीज इस तरीके से फैली हुई होती है हर तरफ। सही, तो ये कंप्लीट होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। ये लास्ट वाली लेयर है, ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इसी में हमारे वेन्स, आर्टरीज जो है वो कंप्लीटली सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड को। सही है। अच्छा, यहाँ पर हम एक ग्लैंड भी बनाएंगे। ये ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ऊपर तक जा रहा है। यहाँ से स्वेट रिलीज होगा, ये स्वेट ग्लैंड है। सही है, क्या है, स्वेट ग्लैंड। अब इसको लेबल करते हैं, इसको समझते हैं में क्या क्या हमें डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दैट इज द हेयर्स। सही है, हमारे हेयर्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए दैट इज द पोर्स। सही है, ये वो पोर्स है जहां से स्वेट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड दी स्वेट पोर्स, यानी कि यहाँ से स्वेट रिलीज होगा। सही है। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दैट इज कॉल्ड दी स्वेट, वो जगह है, डक्ट है, जहां से आप ये कह लो स्वेट निकलेगा। सही है, स्वेट ग्लैंड है क्या है, DUCT, डक्ट। सही, रास्ता है जहां से स्वेट ग्लैंड रिलीज आउट होगा, ये वो रास्ता है। सही है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर अच्छा एक और स्ट्रक्चर होगा जो कि हेयर्स के साथ होगा, यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके का। सही है, हेयर्स के साथ ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम सीबम कहते हैं, सिबेशियस, यानी कि जहाँ से ऑयल रिलीज होता है हमारी स्किन में। सही है, ये हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड है, यानी ऑयल वाला। सही है, आप इसको ऑयल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स है ये। सही है। अच्छा, और ये जो हेयर के नीचे डाउन वाली साइड है दैट इज कॉल्ड द हेयर फॉलिकल। ये मेन स्ट्रक्चर है जहां से हेयर की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हेयर फॉलिकल।
हेयर फॉलिकल, सही है। अच्छा, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये तो डक्ट है ना, स्वेट रिलीज होने का, ये पूरा स्वेट ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड दी स्वेट ग्लैंड है, और ये स्वेट डक्ट है, यानी वो रास्ता जहां से स्वेट ऊपर की तरफ फिर स्किन से बाहर निकलेगा आउटर लेयर से, सही है। अच्छा, ये नर्व एंडिंग है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो है, जो जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग है, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड होगा, सही है। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है, ये तो नर्व एंडिंग है, ये जो हमारे पास है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है बेसिकली ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी मेन लेयरिंग की, मेन स्ट्रक्चर लेयर की। तो ये जो लास्ट वाली लेयर मैंने बनाई थी, लास्ट वाली जिसमें आपको गोल गोल सर्कल नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये लास्ट वाली लेयर कहलाती है बेसिकली हमारे पास हाइपोडर्मस, सही है। हाइपोडर्मस यानी स्किन की सबसे लास्ट वाली लेयर, ये बिल्कुल सबसे लास्ट लेयर होती है स्किन की। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली लेयर है, यानी यहाँ तक आप ये लेयर कह लो, यहाँ तक जो लेयर है, ये यहाँ तक जो लेयर है, ये हमारे पास कहलाती है डर्मस, सही है ना, सही है। ये लास्ट वाली लेयर जो है यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर हमारे पास लाता है हाइपोडर्मस, द लास्ट लेयर ऑफ द स्किन, सही है, बिल्कुल लास्ट लेयर है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दरमियान वाला, ये कहलाता है डर्मस, और ये जो टॉप वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, सही है, यानी कि स्किन की सबसे टॉप वाली लेयर, यानी आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं इसको, सही। इसको क्या कहते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर, ऊपर वाली लेयर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, मिडल वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द डर्मस, लास्ट वाली जो सबसे लास्ट लेयर होती है हाइपोडर्मस, क्लियर है। ये नर्व एंडिंग है, और इसके अंदर जो शाखानुमा स्ट्रक्चर है, ये सारा ब्लड वेसल्स है, इसी में ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, जो हमें वेन्स नजर आ रही होती हैं स्किन के बाहर, सही है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन स्किन का। ह्यूमन स्किन का अगर शॉर्ट नोट आए तो शॉर्ट नोट में भी डायग्राम बना दीजिएगा, सही है, ताकि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए, सही है। तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन बी का एक आखिरी क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास सेक्शन बी होम्योस्टेसिस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में लिखा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन और ट्रांसपायरेशन काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस डिफरेंट है इन प्लांट्स, सही है। तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और अगर डिफरेंस ना भी आए तो एज अ डेफिनेशन ग्यूटेशन और ट्रांसपायरेशन शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, सही है। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन क्या है, और साथ ही साथ इनके दरमियान डिफरेंस को, सही है, कंपेयर करके। तो सबसे पहले हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास एक तरफ आ जाएगा ट्रांसपायरेशन, सही है, और एक तरफ हम लिखेंगे ग्यूटेशन, सही है। ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन की बात करें सो बेसिकली ट्रांसपायरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस किया जाता है, यानी निकाला जाता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किस सूरत में निकालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, सही है, वेपर की जो है ना वो सूरत में निकालते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट। प्लांट यानी प्लांट के पार्ट से वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को लूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसपायरेशन। और ग्यूटेशन में क्या होता है, बेसिकली ग्यूटेशन में भी हम लॉस करते हैं, किसको, लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर मेन चेंज आता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड,
लिक्विड की सूरत में ही निकलेगा, ठीक है। और ये लिक्विड किस तरह निकलेगा, ड्रॉपलेट की सूरत में, पूरा पूरा लिक्विड नहीं बहेगा, आप ये कह लो कि ड्रॉपलेट्स की सूरत में, ड्रॉप्स की सूरत में, जो कि फ्रॉम लीफ, लीफ से बहेगा, सही है, लीफ से ड्रॉपलेट की सूरत में निकलेगा, सही है। तो इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो ट्रांसपायरेशन अकर करता है कहाँ पर, मेनली अकर यानी कि कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, प्लांट के किस पार्ट में ये प्रोसेस होता है, तो अकर करता है मेनली थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, यानी प्लांट के जो लीफ होते हैं उसके बैक साइड में जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, उसी जगह पे ये अकर करता है। जबकि बेसिकली ग्यूटेशन जो है ये अकर करता है, अकर्स थ्रू, किसके जरिए अकर करता है ये बेसिकली हाइड्रोड्स के जरिए, प्लांट्स के एक पार्ट, एक स्ट्रक्चर है स्टेम नुमा, उसके स्ट्रक्चर में कर रहा होता है, सही है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन का जो तीसरा डिफरेंस है ये बेसिकली यूजुअली क्या करता है, टेक प्लेस होता है, यूजुअली टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब ड्यूरिंग डे टाइम क्यों होता है, ड्यूरिंग डे टाइम इसलिए होता है ताकि ये जो ओस्ट्रोमेटा है जब वो ओपन होगा तभी निकल सकेगा, सही है। और तब कैसे निकलेगा, जब एस्ट्रोमेटा डे टाइम यानी सनलाइट की रोशनी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ओपन होते हैं उस टाइम, इसलिए डे टाइम में होगा, सही है। अच्छा, जबकि ये बेसिकली यूजुअली जो हमारे पास आप ये कह लो कि ग्यूटेशन है, यूजुअली अकर होता है, कब होता है, एट नाइट, रात के टाइम। अच्छा, सिर्फ नाइट में नहीं होता, एट नाइट और या फिर अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज नहीं होता यानी जब धूप नहीं आई होती ज्यादा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग और डे में फर्क है ना, तो डे में सनलाइट की मौजूदगी में स्टोमेटा ओपन होते हैं ताकि गार्ड सेल की मदद से ओपन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। उसी दौरान यहाँ पर वाटर वेपर की सूरत में वाटर को लूज किया जाता है, तो वाटर भी निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, सही है। अच्छा, और यहाँ पे ग्यूटेशन में लूज ऑफ वाटर होता है लिक्विड की सूरत में, ड्रॉपलेट की सूरत में, पत्तों से, नाइट में होता है या अर्ली मॉर्निंग में। आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग में हमें लीफ में, प्लांट्स में एक वाटर जो है वो नजर आ रहा होता है, वाटर वेपर, सही है। पत्ते काफी हरे भरे खिले हुए होते हैं, क्यों, इसी ग्यूटेशन की वजह कर होते हैं। और आपने ये भी देखा है कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है प्लांट में, जब प्लांट अपना फूड बनाता है उस वक्त वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वो वाटर कहाँ से मिलता है, ट्रांसपायरेशन से मिलता है, सही है। जब वो स्टोमेटा से निकलेगा लिक्विड की सूरत में, वेपर की सूरत में, यहाँ पे लिक्विड की सूरत में, सही है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन का। ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन ये दोनों प्लांट का ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लूज हो रहा है, बस फर्क ये है कि वाटर की जो स्टेट है, वाटर की जो फॉर्म है उसकी तब्दीली है, और इनकी जगह में भी फर्क है और टाइमिंग में भी फर्क है, सही है। तो वाटर वेपर जो है उसकी सूरत में निकलेगा, वाटर रिमूव होगा, लॉस होगा ट्रांसपायरेशन में, और वाटर लिक्विड की ड्रॉपलेट की सूरत में निकलेगा ग्यूटेशन के प्रोसेस में, सही है। इनकी टाइमिंग और जगह दोनों का डिफरेंस है, सही है। तो ये तीन डिफरेंस बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इनफ है, इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। और अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे डेफिनेशन बनाओगे कि ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अकर मेनली थ्रू स्टोमेटा, यहाँ तक भी लिख सकते हो या कंप्लीट यहाँ तक लिख सकते हो। इसी तरह ग्यूटेशन का लिखोगे, ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम लीफ, अकर करता है ये प्लांट के ही स्ट्रक्चर में, साथ ही साथ ये अर्ली मॉर्निंग और नाइट में होता है परफॉर्म, सही है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो और पॉइंट वाइज इनको जो है वो डिफरेंस की सूरत में भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो होम्योस्टेसिस चैप्टर के हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया विद देयर आंसर्स। जहां डायग्राम की जरूरत थी हमने वहां डायग्राम की मदद से समझा, बाकी जो टॉपिक है उनमें एज सच डायग्राम पूछी नहीं जाती, सही है। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ।
नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है जो कि 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है, और अगर आप इससे पिछले पेपर देखें यानी 2024 से पहले के पेपर देखें तो उसमें भी कई दफ़ा ये सवाल पूछे जा चुके हैं, और इस साल यानी 2027 में भी इस सवाल के आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर का कोर टॉपिक है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको नाम पता है कि हमारे चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस परफॉर्म होता है किडनी की मदद से। तो इस टॉपिक में लॉन्ग में किडनी के बारे में पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन स्लैश किडनी। या तो पेपर में सिर्फ किडनी आ सकता है या पेपर में सिर्फ नेफ्रॉन आ सकता है, दोनों के चांसेस बराबर हैं, इसलिए हम दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे डायग्राम की मदद से। ठीक है, आगे लिखा है विद द लेबल डायग्राम, क्योंकि डायग्राम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से तवज्जो से सुनिए। बाज दफा बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूछा जाता है और डायग्राम किडनी की पूछी जाती है, ऐसा हो सकता है। बाज दफा किडनी का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, और डायग्राम नेफ्रॉन की पूछी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किडनी किससे मिलके बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना है। नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? किडनी का। यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मेड अप किडनी, बनाते हैं किसको? किडनी को, यानी किडनी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। किडनी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी है। किडनी को तो हम देख सकते हैं नॉर्मल आइज से, लेकिन नेफ्रॉन को नहीं देख सकते क्योंकि नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तभी तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मिलके एक किडनी को बना रहा है, सिर्फ ईच किडनी। क्योंकि हमारे पास बेसिकली अगर हम किडनी को देखें तो इस तरीके से हमारे पास किडनी जो होती है बेसिकली पेयर में होती है, राइट। सो सिर्फ ईच किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी है, तो 2 किडनी है तो कितने ज्यादा नेफ्रॉन है, सही है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, किडनी को देख सकते हैं, सही है ना। अच्छा, तो हम बात करेंगे नेफ्रॉन और किडनी दोनों की, और दोनों को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। जब आप आंसर लिखोगे तो आप थ्योरी लिखोगे पहले, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, फिर डायग्राम बनाओगे, सही है। अभी हम क्या करेंगे, डायग्राम की मदद से ही इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ लेंगे, सही है। तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतने आसान और सही सादा तरीके से समझेंगे कि क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं भाई किडनी की, फिर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि नेफ्रॉन को देखेंगे। सो हम बना रहे हैं डायग्राम ऑफ किडनी सिंगल, और किडनी का हम बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाएंगे ताकि हम सारी चीजें समझ सकें। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी फर्स्ट, वो इस तरीके से बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीन लाइक जैसे दाल, बीन्स, लोबिया की दाल देखिए, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है किडनी का, सही। अच्छा, अब हम अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर स्ट्रक्चर हो गया ना, इसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम कट करके देखें बाय कट देम ओपन, तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मिलके ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से तरीके से, ठीक है, सही भी। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से पिरामिड में होता है। ठीक है, पिरामिड फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी का, सही। तो इस तरीके से आपको ट्यूब नुमा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा किडनी का, सही। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि पीछे वाली वॉल के साथ थोड़ा जुड़ जाए।
सही, काफी हद तक पीछे वाली वॉल के करीब हो गया। सही है, तो ये हमारे पास होता है किडनी का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें मजीद कुछ हमें इंटरनल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, यानी कि इसकी जो आप कह लो आर्टरी होती है, रीनाल आर्टरी, रीनाल वेन, यानी कि जहाँ से ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, जहाँ से ब्लड क्या होते हैं स्टूडेंट, सप्लाई होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। सही, यहीं से हमारे पास ब्लड की क्या हो रही होती है, सप्लाई हो रही होती है। सही। अच्छा, ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, रिनाल पिरामिड भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरीके से रिनाल पिरामिड का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सही है। अच्छा, अब इसको हम लेबल करते हैं ताकि हमें चीजें समझ आए कि किस तरीके से हो रही हैं। यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा मुश्किल नहीं होता, बड़ा सिंपल सा, आसान सा और सादा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था कि सिंपल और सादा स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर की मदद से समझना ज्यादा आसान है, यानी डायग्राम की मदद से हम समझेंगे तो हमें स्ट्रक्चर इजीली समझ आएगा और फिर फंक्शन भी याद रहेगा। सही, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करवाई है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर। चलो अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं इसी से। तो ये हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड द लास्ट स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास कहलाता है यूरिटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूरिटर। सही है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द रीनाल वेन। रीनाल क्या है, वेन है हमारे पास, यानी ब्लड वेसल्स है, और ये हमारे पास है रीनाल आर्टरी। दोनों क्या कहलाएंगी, साथ में ब्लड वेसल्स कहलाएंगी। सही है। रिनाल वेन और रिनाल आर्टरी, और ये यूरिटर, द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, राइट। अच्छा, इसका बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द रीनाल कैप्सूल, यानी कि इसको हम कवरिंग कहते हैं किडनी की। अच्छा, मैं बार बार रीनाल क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम इन बायोलॉजी किडनी को रीनाल से कंसीडर करते हैं, रीनाल से इसका नाम लेते हैं। ठीक है, ये रीनाल हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो रीनाल आर्टरी, रीनाल वेन एंड रीनाल कैप्सूल। सही है, तो ये रीनाल कैप्सूल। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द रीनाल कॉर्टेक्स, अंदर वाला इंटरनल स्ट्रक्चर। रीनाल कैप्सूल का इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है रीनाल कॉर्टेक्स। सही। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये दैट इज कॉल्ड दी रीनाल मेड्यूला। जो पैरामिड स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास रीनाल मेड्यूला कहलाता है, पैरामिड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी रीनाल मेड्यूला। सही है। और इंटरनल अगर हम देखें तो रीनाल क्या कहेंगे इसको, पैरामिड, क्योंकि पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसको रीनाल पैरामिड ही कहा जाता है। बाहर इंटरनली हम इसको क्या कहेंगे, इंटरनली हम इसको कहेंगे रीनाल पैरामिड, क्योंकि पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरामिड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको रीनाल पैरामिड कह रहे हैं, और बाहर से हम इसको कहेंगे रीनाल मेड्यूला। सही है। अच्छा, इसके साथ ही जो इसमें लाइनिंग हमने बनाई थी दैट इज कॉल्ड दी रीनाल कॉलम। सही, रीनाल कॉलम कहेंगे, और इसके दरमियान वाला जो स्ट्रक्चर है, लेयर है,
दैट इज कॉल्ड द रीनाल पेल्विस। अच्छा, ये रीनाल पेल्विस और रीनाल कॉलम क्या करते हैं, फ्रिक्शन से बचाते हैं किडनी को, ताकि किडनी इजीली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है ह्यूमन किडनी का, द इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमें रीनाल मेड्यूला, रीनाल पैरामिड, रीनाल कॉलम, रीनाल पेल्विस देखने को मिल रहा है। सही है। अच्छा, नॉर्मल अगर हम आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, यानी बाहर वाली जो लेयर होगी जस्ट रीनाल कैप्सूल, रीनाल कॉर्टेक्स वही देखने को मिलेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसका नहीं देख पाएंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको कट करके देखा जा सकता है। सही है। अच्छा, इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वाली जो लेयर होती है, दैट इज, यानी लेयर तो नहीं होती, आप ये कह लो इसका अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। सही है। तो इसी तरह किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बने हैं, जैसे नर्वस सिस्टम बहुत सारे नर्व सेल से मिलकर बना है। सही है। तो यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स भी हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका आउटर लेयर है, दैट इज रीनाल कैप्सूल, जो इसको प्रोटेक्शन भी फराहम करता है और फंक्शन में मदद देता है। रीनाल कॉर्टेक्स ये अंदर वाली कवरिंग होती है, लेयर होती है। इसके बाद रीनाल मेड्यूला, ये जो पैरामिड स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम रीनाल पैरामिड कहते हैं। दरमियान में जो इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग जिसके अंदर है, दैट इज रीनाल कॉलम, और दो रीनाल पैरामिड्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द रीनाल पेल्विस, ये फ्रिक्शन से बचाता है। और रीनाल आर्टरी, रीनाल वेन यानी कि ब्लड वेसल्स हैं। लास्ट वाला स्ट्रक्चर कहलाता है यूरेटर। सही है। तो ये कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका भाई, ह्यूमन किडनी का, एनिमल किडनी का भी कह सकते हो आप। सही है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। सही है। अब ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया कि कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में आप लिख सकते हो कि ये सबसे पहले एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी ये एक्सक्रीशन करेगा, वेस्ट मटेरियल को, प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, यानी कि ये रिमूव करता है नाइट्रोजियस वेस्ट को, यूरिया फ्रॉम द ब्लड में से यूरिया को निकालता है। दूसरा, ये मेंटेन करता है किडनी हमारे वाटर को और सॉल्ट के बैलेंस को। साथ ही साथ ये हेल्प करता है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद देता है, और ये एक्सक्रीशन प्रोसेस भी करता है, इसीलिए हम किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं। किडनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाना और यूरिन को बॉडी से निकालना, स्पेल आउट करना, एक्सक्रीशन करना, इसीलिए हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह रहे हैं। सही है। तो किडनी के डायग्राम, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है लॉन्ग सवाल के लिए। सही है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम की, और उसके डायग्राम के साथ ही उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे हम नेफ्रॉन की। सही है। हम क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन बनाएंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सही है। Here is the cup like structure। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जाता हुआ मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू होगा विद द लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको एक लास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दी कलेक्टिंग डक्ट। और यहीं पर बेसिकली यूरिन जो है वो क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके का हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका, नेफ्रॉन का। सही है। तो ये हमारे पास साथ में लास्ट में क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। सही, इस तरीके से ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये जो ये डक्ट बने हुए ना इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की ट्यूबली अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सही। अच्छा, अब हम
हम करते हैं इनको लेबल। अच्छा, लेबल करने से पहले इसको अगर हम बोमन्स कैप्सूल को बनाएं तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर हमें, यानी कि बोमन्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं। और ग्लोमेरुलस इस तरीके से आर्टरीज निकलती हैं, एक एफरेंट और एक इफरेंट आर्टरीज, और फिर आगे ये कंटिन्यू होती है और इसी तरीके से इसमें से ब्लड वेसल। ये जो ब्लैक से मैं बना रही हूँ दैट इज कॉल्ड दी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल इस तरीके से इस तरह घूमता हुआ जा रहा होता है, स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड दी ब्लड वेसल। सही। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको लेबल करेंगे। तो जो मेन कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। सही है। इसी बोमन्स कैप्सूल के अंदर पाया जाता है ये जो गुच्छानुमा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज द कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली दो आर्टरीज हैं, ठीक है। एक का नाम है बेसिकली एफरेंट आर्टरियोल, और एक का नाम है इफरेंट। ठीक है, एक एफरेंट है और एक इफरेंट है। यहां से जो ट्यूब जा रही है दैट इज कॉल्ड द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबली। सही है। और इससे पहले यानी कि अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये हमारे पास है डीसीटी, ये हमारे पास है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड, और ये हमारे पास है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर डिस्टल और कन्वोल्यूटेड ट्यूबली के जो दरमियान में यू शेप जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड दी लूप ऑफ हैनल। सही, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल कहते हैं, द लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर। सही है। अच्छा, ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जहां पे यूरिन आके क्या होगा स्टूडेंट, कलेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट है। अच्छा, ग्लोमेरुलस को और बोमन्स कैप्सूल को अगर दोनों को साथ जोड़ दिया जाए, बोमन्स कैप्सूल, गौर से सुनिए, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर था बोमन्स कैप्सूल और इसके अंदर मौजूद ग्लोमेरुलस, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए साथ में तो ये कहलाएगा मेलाफिजन बॉडी। ठीक है, क्या कहलाएगा, मेलाफिजन बॉडी। सही है। लेकिन अदरवाइज हम इसको नॉर्मली ग्लोमेरुलस नेटवर्क और इसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। सही है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन का। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनती है एक किडनी। किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन करना, यूरिन की फॉर्मेशन करना, होम्योस्टेसिस को बैलेंस करना। तो जब किडनी का ये काम है तो अल्टीमेटली हमारे पास नेफ्रॉन का भी काम है। अच्छा, नेफ्रॉन की जो जगह है यानी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। नेफ्रॉन में सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है, और यहाँ पे ब्लड को फिल्ट्रेट कौन करता है, ग्लोमेरुलस। क्योंकि ग्लोमेरुलस के पास ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स है, जहां से एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड फिल्ट्रेट होके बाहर जा रहा है। लूप ऑफ हैनल जो स्ट्रक्चर है ये वो जगह है जहां पर वाटर को अगेन रीएब्सॉर्ब किया जाता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल निकल चुका है अब वो इस तरीके से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबली से होते हुए लूप हैनल पे जाएगा, लूप हैनल से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबली में होगी कलेक्टिंग डक्ट पे जाएगा। सो कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले लूप ऑफ हैनल में जब वो वाटर आता है तो बेसिकली उसको अगेन रीएब्सॉर्ब किया जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है अगेन, फिर उसको आगे भेजा जाता है। देन फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में वो एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में जाता है। फिर यहाँ से बॉडी से नहीं निकलता, फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन जाता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी जो हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो जाता है हमारी बॉडी से बाहर। सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। सही है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है लॉन्ग में नेफ्रॉन और किडनी, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डायग्राम की मदद से।
हमने किडनी के डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, नेफ्रॉन की डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ली। तो ये लॉन्ग सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसके साथ ही एक और लॉन्ग सवाल भी आप प्रिपेयर कर सकती हैं फॉर द सेफ साइड, कर सकती हैं या कर सकते हैं, फॉर द सेफ साइड यूनरी सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमन न्यू यूनरी सिस्टम, जिसमें यूनरी ब्लैडर आएगा, कंप्लीट यूनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर आएगा, वो भी आप प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये सवालात आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप हमारे किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे राब्ता ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।